नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। कल से अहमदाबाद में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत होने जा रही है। यूएई के राष्ट्रपति इसमें शामिल होने के लिए आज अहमदाबाद पहुंचे तो पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति के साथ एक रोड शो भी किया अहमदाबाद में। क्या है गुजरात ग्लोबल समिट की तैयारी और कैसे ये इवेंट विकास की एक नई पहचान बन गया है, इस मुद्दे पर आज हम न्यूज नाइट में करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा दिखाएंगे खबर इंडिया अलायंस के अंदर हो रही लगातार बैठकों की भी, होगी बात देश भर में मौसम के मिजाज की। इसके अलावा होगी विशेष खबरें अयोध्या में चल रही तैयारियों की। साथ ही दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, फूड पार्क सहित अन्य समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति का एयरपोर्ट पर किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। दोनों नेताओं ने अहमदाबाद में किया रोड शो, उमड़ा जनसैलाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का किया शुभारंभ। शो में कंपनियों के विश्व स्तरीय अत्याधुनिक तकनीक से बने उत्पादों का प्रधानमंत्री मोदी ने किया अवलोकन। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वी तिमोर और मोजाम्बिक के राष्ट्रपति के साथ की द्विपक्षीय बैठकें। दिग्गज वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। माइक्रोन टेक्नोलॉजी, डीपी वर्ल्ड, सुजुकी, एपीएम टर्मिनल्स और डेक्कन विश्वविद्यालय के प्रमुखों ने की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने की घोषणा, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन बंद रहेंगे उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान। शीतलहर से कांपा समूचा उत्तर भारत। मौसम विभाग ने कहा, अभी सर्दी से राहत मिलने के आसार नहीं। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश से जल जमाव की स्थिति। और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और पैरा आर्चर शीतल देवी समेत 26 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से किया सम्मानित। तो आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां, खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किया। उनके साथ मोजाम्बिक और तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया और तमाम दिग्गज विश्व की कंपनियां यहां अपने उत्पादों को शोकेस करने के लिए पहुंची हुई हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण मौका, और उन्होंने इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। तमाम विशिष्ट मेहमान भी उनके साथ इस मौके पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और ये एक सिक्का उन्होंने जो जारी किया तमाम मेहमानों के साथ में। उसके बाद में प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और इसमें प्रदर्शनी में तमाम अत्याधुनिक तकनीक के कई उत्पादों को दुनिया भर की दिग्गज कंपनियां प्रदर्शित कर रही हैं। प्रधानमंत्री इन तमाम कंपनियों के स्टॉल्स पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर उन उत्पादों का अवलोकन किया, समझने की कोशिश की कि आखिर किस प्रकार से तमाम कंपनियां अपने उत्पादों को शोकेस कर रही हैं। और यहाँ पर भारत की भी बहुत बड़ी संख्या में कंपनियों की मौजूदगी थी जिन्होंने अपने उत्पादों को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। और विभिन्न क्षेत्रों की बात की जाए, आधुनिक तकनीक की बात की जाए, उससे सुसज्जित तमाम कंपनियों के उत्पाद यहाँ पे नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में मोजाम्बिक गणराज्य के राष्ट्रपति फिलिप जैसिंटो न्यूसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने रक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान,
ऊर्जा, स्वास्थ्य, व्यापार और निवेश, कृषि, जल सुरक्षा, खनन, क्षमता निर्माण और समुद्री सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर विस्तार से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि दोनों देश व्यापार, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हवाई संपर्क बढ़ाने पर काम कर सकते हैं। राष्ट्रपति न्यूसी ने अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रपति न्यूसी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के साथ साथ समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में समर्थन के लिए भारत को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति होर्टा ने मंगलवार को गांधीनगर में मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति होर्टा और उनके प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये दोनों देशों के बीच राज्य प्रमुख या सरकार स्तर की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री ने एक जीवंत दिल्ली संपर्क बनाने की भारत की प्रतिबद्धता को फिर से पुष्टि की है। सितंबर 2023 में उन्होंने तिमोर लेस्टे में भारतीय मिशन खोलने की घोषणा की थी। उन्होंने तिमोर लेस्टे को क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास, IT, फिनटेक, ऊर्जा तथा पारंपरिक चिकित्सा और फार्मा सहित स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता की पेशकश की है। उन्होंने तिमोर लेस्टे को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया। दोनों राजनेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय मुद्दों और विकास पर भी विस्तार से बातचीत की। तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की तमाम दिग्गज कंपनियों के CEO के साथ भी अहमदाबाद में मुलाकात की। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने गुजरात पहुंचे ऐसे बड़े बिजनेस लीडर्स के साथ पीएम मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की तो भारत में बढ़ रही संभावनाओं पर भी विस्तार से बातचीत हुई। मुलाकात के बाद बिजनेस लीडर्स ने पीएम मोदी के नेतृत्व और उनके विजन की जमकर तारीफ की। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गांधीनगर में मुलाकात की। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के CEO संजय मेहरोत्रा से मुलाकात के दौरान भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन के प्रयासों पर चर्चा की गई। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए संजय मेहरोत्रा ने मुलाकात पर खुशी जताई। He is such a visionary leader of India and so dedicated to advancing semiconductor manufacturing here in India. And we were pleased to have the opportunity to update Prime Minister Modi on the progress that we are making with our Sanand project. So a meeting was dedicated to that, as well as Micron's focus on continuing to increase the workforce for semiconductor manufacturing here in India. DP वर्ल्ड के CEO सुल्तान अहमद बिन सुलैम ने पीएम के साथ मुलाकात में भारत में निवेश को और बढ़ाने के लिए DP वर्ल्ड की योजनाओं पर चर्चा की। इनमें टिकाऊ, हरित और ऊर्जा कुशल बंदरगाहों और विश्व स्तरीय टिकाऊ लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। सुल्तान अहमद बिन सुलैम ने प्रधानमंत्री के विजन की तारीफ की। Was an excellent meeting. This man is amazing. His energy, his vision is what drives us and inspires us. It was very inspiring. We discussed about our investment in India, expanding it. We are acquiring industrial lands. We are going to put manufacturing ourselves. We will invest in manufacturing in various areas in India. We are actually going to move some of the high-tech industry somewhere where we have today to India, because India has better facilities, better engineers, global reach. India's reputation as a market and as a trade partner is well respected around the world. डीकिन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लेन मार्टिन की पीएम के साथ मुलाकात में साइबर सुरक्षा से संबंधित सरकार और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करने के लिए डीकिन विश्वविद्यालय की सराहना की। प्रोफेसर लेन मार्टिन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात को शानदार अनुभव बताया। We had a truly fantastic conversation around the future of education, skilling and research in India, clearly focused on us being in India for 30 years, but tomorrow inaugurating the first international branch campus at GIFT City of Deakin University. So this is a very auspicious and special day, and to combine that inauguration with the Vibrant Gujarat Festival, with Prime Minister Modi being here, is a very special time indeed.
एपीएम टर्मिनल्स के सीईओ कीथ स्टीवेंसन के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री ने गिफ्ट सिटी में उनकी विस्तार योजनाओं का स्वागत किया। इस दौरान हरित हाइड्रोजन और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे के विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद कीथ स्टीवेंसन ने प्रधानमंत्री के विजन और उनकी गहरी जानकारी को सराहा। First of all, it's really good to be here at Vibrant Gujarat, and a great honor to have the opportunity to discuss with the Honourable Prime Minister about his 2047 vision for the country and how that feeds into the maritime sector. For us, it's very exciting to have the opportunity to discuss that with the Prime Minister. And I must say, very inspiring policies, and I was very impressed with his knowledge about the details of our industry, and so it was a very good meeting. सुजुकी मोटर्स के अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी से मुलाकात में मेड इन इंडिया वाहनों का निर्यात करके भारत को वैश्विक ऑटोमोटिव बाजार में एक मजबूत खिलाड़ी बनाने की मारुति सुजुकी की योजनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान भारत में वाहन स्क्रैपिंग और वाहन रिसाइकलिंग से संबंधित वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने पर भी विचार विमर्श किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यूएई के राष्ट्रपति आज भारत दौरे पर जब अहमदाबाद पहुंचे तो पीएम मोदी ने उनका एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोनों नेताओं ने करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो भी अहमदाबाद में किया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर आज हस्ताक्षर भी हुए हैं। कल से शुरू हो रहे गुजरात वाइब्रेंट ग्लोबल समिट में यूएई के राष्ट्रपति हिस्सा लेने के लिए हिंदुस्तान पहुंचे हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ अहमदाबाद हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात दोनों देशों के संबंधों की मजबूती और वैश्विक पटल पर साझेदारी को दिखाती है। प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ खुद अगवानी करने पहुंचे, साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सहित एक उच्च प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। यूएई के राष्ट्रपति वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि हैं। उन्हें हवाई अड्डे पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अतिथि के सम्मान में एयरपोर्ट परिसर में ही लोक संस्कृति और कला की प्रस्तुति कलाकारों द्वारा की गई। यूएई के साथ भारत की प्रगाढ़ होती साझेदारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने बीते साल पहले जुलाई में, उसके बाद दिसंबर में यूएई की यात्रा की। अहमदाबाद एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान एक साथ एक ही गाड़ी में नजर आए। इस दौरान सड़कों के दोनों ओर लोगों का हुजूम स्वागत करते हुए नजर आया। राष्ट्रपति अल नाहयान ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। साल 2022 में दोनों ही देशों ने समग्र आर्थिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। भारत यूएई की ये साझेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता रही। साल 2015 में 34 साल के अंतराल के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूएई यात्रा थी। उसके बाद वे अब तक करीब 6 बार यूएई की यात्रा कर चुके हैं। द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान मंत्री की पहली यूएई यात्रा थी। उसके बाद वे अब तक करीब 6 बार यूएई की यात्रा कर चुके हैं। द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान दोनों ही नेताओं के बीच समग्र आर्थिक समझौते को लेकर बातचीत हुई। भारत और यूएई के बीच नवीकरणीय ऊर्जा, इनोवेटिव हेल्थ केयर और फूड पार्क निर्माण को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। वहीं एक अन्य समझौता गुजरात में ग्रीन पोर्ट विकास को लेकर हुआ। यूएई भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तो वहीं भारत यूएई का दूसरा बड़ा व्यापारिक साझेदार। फिलहाल दोनों के बीच व्यापार $85 बिलियन के स्तर तक पहुंच चुका है। लक्ष्य अब $100 बिलियन के पार का है। अहमदाबाद से विशाल बेरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो गुजरात वाइब्रेंट समिट को लेकर किस प्रकार से तैयारी और कैसे एक इवेंट देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नज़रों में इस वक्त एक बड़े इवेंट के तरीके से, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, गुजरात बन रहा गेटवे टू द फ्यूचर, यानी कि जो थीम रखी गई है भविष्य की का एक रास्ता या तरीके से दिखाई पड़ रहा है, वो गुजरात में किस प्रकार से ज़मीन पे उतर रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ में है अजीत शाह जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं सानंद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। जपन पाठक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है। मेरी सहयोगी मेघना देव भी इस वक्त इस पूरे इवेंट को कवर करने के लिए अहमदाबाद में मौजूद है। मेघना, आपका भी स्वागत है। मेघना, सबसे पहले आपसे ही, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ दिखाई पड़ रही हैं इस वाइब्रेंट
इस पूरे इवेंट का जो वाइब्रेशन है वो क्या है, क्योंकि वो आप महसूस कर पा रही होंगी किस प्रकार से इस 20 साल का सफर अनोखा दिखाई पड़ रहा है इस बार। बिल्कुल, हम जानते हैं कि पिछले वर्ष ही वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने 20 साल पूरे किए, 2 दशक की ये जर्नी रही है। और पिछले 2 बार जो बाइलियरली हर 2 साल में एक बार ये समिट को आयोजित किया जाता है और कोरोना काल के कारण नहीं हो पाया था आयोजित, लेकिन उसकी जो पूरी कसर है इस बार पूरी होती नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम आज के ग्लोबल ट्रेड शो की ही बात करें तो शायद ही कोई ऐसा इमर्जिंग सेक्टर होगा जिसके एग्जिबिटर्स यहाँ पर नहीं मौजूद थे, जिससे जुड़े स्टेक होल्डर्स यहाँ पर मौजूद नहीं थे। उसके साथ ही सबसे अहम बात यह है कि दिलचस्पी काफी ज्यादा नजर आ रही है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, यूएई की, उसके साथ जापान हमेशा से एक बड़ा साझेदार रहा है। अगर हम बात करते हैं गुजरात के साथ जो कोऑपरेशन है इकोनॉमिकली, बिजनेस वाइज, इस तरीके से, और उसके साथ ही यूएई की अगर हम खासकर बात करें तो यूएई का भी पूरे भारत में जो इन्वेस्टमेंट है उसका सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो गुजरात में है। आज सबसे अहम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह जो सीईओ से मुलाकात की, वो एक अगर हम कह सकते हैं तो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का एक किक ऑफ कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके के माइक्रॉन के सीईओ से मिले, सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र पे बात हुई, अगर हम देखते हैं तो डीपी वर्ल्ड के सीईओ से मिले जहां पर पोर्ट और लॉजिस्टिक्स की बात हुई, डेक्कन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से मिले जहां एजुकेशन के क्षेत्र की बात हुई, तो काफी डाइवर्स रहा है। बिल्कुल, और एक तरीके से शुरुआत जिस तरीके से आप बता रही हैं उसका हम देखेंगे आने वाले बाकी 2 दिनों में भी कहीं एक बेहतर जमीन बनती दिखाई पड़ेगी। अजीत शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं जी, क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और अगर हम गुजरात मॉडल की बात करें, गुजरात के विकास मॉडल की बात करें, तो वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है, आपको लगता है उसने एक बड़ा आधार तैयार किया है बीते 20 वर्षों में गुजरात के इस विकास मॉडल को देश और दुनिया के सामने रखने के लिए? अजीत जी एक 20 साल पहले जब वाइब्रेंट चालू हुआ गुजरात में 36,000 करोड़ का निवेश आया था। उसके बाद आज 20 साल में तो इतनी लंबी सफर कट गई है, और गुजरात की जो भी इंडस्ट्री है आज उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर है तो वाइब्रेंट गुजरात का है। मोदी जी ने ये जो सपना 2002 में देखा था वो आज गुजरात का एक बड़ा सपना बन गया है, और बड़ा डेवलपमेंट जो भी हुआ है गुजरात का वो मोदी जी के कारण, वाइब्रेंट गुजरात के कारण हुआ है। आज आप एमएसएमई की बात करें तो गुजरात आज सबसे इंडिया में आगे है। 40% निवेश जो भी वो भी गुजरात से हो रहा है। उसका एक रीजन ये भी है कि वाइब्रेंट से बड़े बड़े उद्योग आए जिसके कारण यहाँ के छोटे उद्योग भी चल रहे हैं। अगर साणंद की बात करूँ तो पूरे गुजरात में साणंद जीआईडीसी जो है वो सबसे ज्यादा निवेश बाहर से लाया हुआ है, वो भी वाइब्रेंट में आया हुआ है। साणंद में आज जो भी इन्वेस्टमेंट है 80% इन्वेस्टमेंट वाइब्रेंट के कारण आया हुआ है, और आज 36 एमएनसी काम कर रही है। तो ये हिसाब से अगर देखा जाए तो वाइब्रेंट गुजरात एक गुजरात के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। 20 साल में हमारी जो भी जीडीपी आप देखोगे 16 से 17 गुना बढ़ गई है। उसका एक ही रीजन है, ये वाइब्रेंट गुजरात। और कोई भी देश या स्टेट को अगर डेवलप होना है तो उसको सबसे पहले इंडस्ट्री का डेवलपमेंट चाहिए, वो आज गुजरात में हो रहा है। बिल्कुल, वो दिखाई पड़ रहा है। जपन जी, आपको लगता है कि आज 20 साल के बाद में जब गुजरात समिट की बात होती है तो कहीं ना कहीं विश्व के बड़ी दिग्गज कंपनियां, उनके सीईओज ही नहीं, राष्ट्र प्रमुख भी यहां इस मंच पे नजर आ रहे हैं। यही स्केल दिखाता है, स्पीड दिखाता है, और ये जो फ्यूचर गेटवे की बात की जा रही है, आपको लगता है कि वो एक बड़ा रास्ता भी यहां से दिखाई पड़ेगा? जपन जी यहाँ देखिए, आज प्रेसिडेंट टिमोर के यहाँ पे है, इसके सिवा यूएई के प्रेसिडेंट है, इसके सिवा आप देखें तो मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट आज यहाँ पे है, और अभी रात को जिनका आगमन होगा जैक रिपब्लिक, उसके प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे आगमन होगा। इसके सिवा काफी सारे देशों के मंत्रीगण है, काफी बड़े सीईओ जिनका बजट एक तरह से कुछ देशों की जीडीपी जैसा होता है। ऐसे कई बड़ी बड़ी कंपनियों के दिग्गज सीईओ भी यहाँ पे है। काफी सारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, बिजनेस एसोसिएशन है अलग अलग देशों के, उनके मुखिया यहाँ पे आए हुए हैं। और आपने सही कहा कि ये गेटवे ऑफ द फ्यूचर, इस थीम पे ये पूरा है। हम जानते ही है कि प्रधानमंत्री का एक सपना है, उनकी हाकल भी है कि 2047 तक हमको भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, और उसके साथ साथ एक स्वनिर्भर आत्मनिर्भर भारत की भी वो हमेशा बात करते हैं। तो इसका जो पूरा प्लिंथ है, उसका जो पूरा उसका जो फाउंडेशन वर्क है, उसका मैपिंग जो है वो एक तरह से तैयार है। उसकी आसपास ही यह गतिविधियां इस समिट में होगी। इसी वजह से इस बार सारे ही ऐसे सब्जेक्ट लिए गए हैं
ऐसे जैसे कि आप देखिए ग्लोबल ट्रेड शो आज प्रधानमंत्री जी ने ओपन किया, तो ग्लोबल ट्रेड शो में भी जो पेवेलियंस है उनकी भी थीम्स अगर आप देखिए तो उसमें सस्टेनेबिलिटी की बात है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात है, उसमें सभी वो सेक्टर है, जैसे एडटेक की बात है, नॉलेज इकोनॉमी की बात है, तो सारे जो फ्यूचरिस्टिक सनराइज सेक्टर जैसे सेमीकंडक्टर की बात है, तो वो सेक्टर्स के इर्द गिर्द इस समिट में पूरी चर्चा है। और इस ये जो मंचन होगा उसमें न केवल भारत की या गुजरात की दिलचस्पी है, लेकिन पूरे विश्व की दिलचस्पी इसलिए है कि पूरा विश्व, जैसे कोविड की एक महामारी आई तो विश्व को पता चला कि फार्मा और हेल्थ सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे आज रिन्यूएबल एनर्जी की पर हमेशा हर देश का जोर रहा है, तो सोलर और विंड में क्या हो सकता है, हाइड्रोजन में क्या हो सकता है, ईवी में क्या हो सकता है, ईवी मोबिलिटी में क्या हो सकता है। तो ये सारी फ्यूचरिस्टिक और सनराइज सेक्टर्स का मंचन पूरा विश्व इस वाइब्रेंट गुजरात समिट में करेगा। एक तरह से गुजरात लेवल पे जब समिट शुरू हुई, वैश्विक लेवल पे आज उसका फलक बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। अब मेघना, क्योंकि आप सीईओज के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग का जिक्र कर रही थी, क्या एक एक्सपेक्टेशंस है इस बार के पूरे एमओयू को लेकर कि कितने बड़ी संख्या में ये हो सकते हैं? और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, इंडिया खुद को दुनिया के सामने कैसे शोकेस कर रहा है, चाहे वो ट्रेड शो का माध्यम हो या कल से शुरू होने वाले इस पूरे समिट की बात हो? देखिए आनंद, आपके प्रश्न में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब हम आपने जिस तरीके से कहा कि भारत को किस तरीके से इंपैक्ट करेगा, तो इसका हम स्केल इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात स्टेट स्पेसिफिक ये समिट है, ग्लोबल समिट है। अब देश भर से, दुनिया भर से इन्वेस्टर्स आते हैं, बिजनेस स्टेक होल्डर्स आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स आते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो होता है उसका जो इम्पैक्ट है वो नेशनल लेवल पर नजर आता है। पहली बात अगर हम बताएं, जैसे डीपी वर्ल्ड जैसी कंपनी की बात बता रहे हैं, वो उनके सीईओ का कहना था कि हम इंडस्ट्रियल पार्क्स खोलने में इंटरेस्टेड हैं, कांडला पोर्ट में ऑलरेडी हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ऐसे फ्यूचरिस्टिक विजन की बात कर रहे हैं। उसके साथ भी अगर हम और भी मैरिटाइम डोमेन में क्या हो सकता है, सबसे खासकर गुजरात में इन्वेस्टमेंट के लिए और लॉजिस्टिक्स के लिए जो 1600 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है गुजरात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है काफी बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरी बात, जिस तरीके से ग्लोबल ट्रेड शो को अगर हम देखते हैं, जी ब्लू इकोनॉमी पर बात हो रही है, सस्टेनेबिलिटी पर बात हो रही है, ईवी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आईसीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे कई क्षेत्रों में बात हो रही है। और ना केवल इन क्षेत्रों पर बात हो रही है, बल्कि एमएसएमईज, स्टार्टअप्स किस तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के सॉल्यूशन पाए जा सकते हैं, उन सभी चीजों पर बात हो रही है। तो अभी के जितने भी कंटेम्पररी इश्यूज हैं, फिनटेक, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर कहीं ना कहीं काम होता दिखाई ना पड़ रहा हो। अजीत जी, क्योंकि नए प्रकार की संभावनाएं हैं और उसका एक मंच तैयार है। अगर गुजरात स्पेसिफिक बात की जाए तो इंडस्ट्री किस प्रकार से खुद को तैयार कर रही है इन संभावनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को कैच करने के लिए? अजीत जी, हमारे गुजरात में ये 3 दिन जो वाइब्रेंट चलता है वो एक दिवाली की त्योहार की तरह है। ये उद्योग का जो दिवाली मनाया जाता है, यहाँ के सारे उद्योगकार, सारे एसोसिएशन वाले वाइब्रेंट में हिस्सा लेने के लिए तत्पर हमेशा रहता है। आज कल भी ले लेंगे और उससे बड़ी संभावनाएं मिलती है। विदेश के जितने भी डेलीगेशन आते हैं उससे B2B मीटिंग होती है, उससे अगर कोई डेलीगेशन से कोई संभावना है बिजनेस की तो वो भी हम कैच कर लेते हैं। अगर दूसरे स्टेट की भी बात करें, पूरे गुजरात की बात करें, तो वाइब्रेंट के कारण फॉरेन इंडस्ट्रीज आने के बाद उसके साथ हमारी इंडस्ट्रीज भी बहुत डेवलप हुई है, हमारे लिए बहुत संभावना बढ़ जाती है। ये जो आपने बताया स्टार्टअप एंड स्मॉल इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज में हम लोग काफी काम कर सकते हैं और कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी हम करेंगे, वो पूरी संभावना है। हम ये 3 दिन मान लो कि हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल। जपन जी, एक फाइनल कमेंट आपका, क्योंकि अब दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है। भारत बहुत तेजी से दुनिया की समस्याओं का, आर्थिक समस्याओं का समाधान देने की क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है। तो जो नई अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें देश, और उसमें भी आगे बढ़ के गुजरात कैसे आगे बढ़ के कदम बढ़ा सकता है, और उसके लिए ये कल से तैयार हो रहा मंच कितना एक अहम भूमिका निभाएगा? देखिए, मैं गुजरात की जहां तक बात करूं तो गुजरात पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है। जैसे सेमीकंडक्टर की कंपनी सबसे पहले यहाँ आई तो उन्होंने यही कहा कि सिर्फ एक गुजरात राज्य था जिसपे सेमीकंडक्टर के बारे में पॉलिसी तय थी। इसके सिवा गुजरात ने पूरा जो फाउंडेशन वर्क है वो कर लिया है। धौलेरा में आपको जितनी बड़ी जमीन चाहिए, अहमदाबाद से सिर्फ 1.5 घंटे का एक्सप्रेस वे होगा, वो इस साल तैयार हो जाएगा। तो आपको धौलेरा की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। जितनी बड़ी आपको जमीन चाहिए, रिन्यूएबल पावर चाहिए, पानी चाहिए,
वो वहाँ अवेलेबल होगा। अगर आप फिनटेक सेक्टर में हैं तो आपको गिफ्ट सिटी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, आप वहाँ आइए और बिजनेस कर सकते हैं। गुजरात सी फेसिंग है और वेस्टर्न सी फेसिंग है। आप जानते ही है कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, यूरोप है, तो उसका भी गेटवे एक तरह से पूरे नॉर्थ इंडिया का हिंटरलैंड गुजरात के पोर्ट से जाता है माल सामान का आना जाना। तो सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का पार्क बन रहा है गुजरात में, कच्छ में, खावड़ा में। तो ग्रीन एनर्जी का भी जो पुश है वैश्विक तौर पे कि भाई आप बिजनेस डाल रहे हैं क्या, ग्रीन एनर्जी है, तो वो भी यहाँ पे होगी। पानी का नर्मदा की वजह से एक अच्छा फ्लो यहाँ पे अवेलेबिलिटी है जी। बिजली में हम सरप्लस है गुजरात। तो ये सारी एक स्टेबिलिटी है पॉलिटिकल लॉ एंड ऑर्डर की। तो ये सारी चीजें अगर आप गुजरात की देखें, उद्यमशील प्रजा है और पूरे भारत से यहाँ पे मजदूर आते हैं। आप जानते हैं कोविड के टाइम में सबसे ज्यादा ट्रेन यहाँ से चली थी आउटगोइंग, जो मजदूरों को ले जाने वाली थी। तो ये सारी शक्यता, और इसके ये लिस्ट बहुत लंबा है तो, लेकिन मैं शॉर्ट में ये अभी कह रहा हूँ। तो ये सारी संभावनाओं को देखते हुए जब गुजरात में ये मंचन होता है तो गुजरात एक तरह से ग्रोथ इंजन बनेगा। भारत को 2047 में एक विकसित राष्ट्र, एक स्वनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में। बिल्कुल, और शायद उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे इस प्रकार के समिट्स जिसकी कल से शुरुआत होने जा रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत जी आपका, जपन जी आपका और मेघना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस 470 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या, ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लेंडिंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाएं। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे।
इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लंदन में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स के साथ उन्होंने द्विपक्षीय बैठक की है। दोनों पक्षों के बीच विचारों के सार्थक आदान प्रदान के साथ ये बैठक बहुत गर्मजोशी से भरी रही। दोनों मंत्रियों ने रक्षा, सुरक्षा और सहयोग के कई अन्य मामलों पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर विशेष तौर पर बातचीत की गई। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यूके और भारत के बीच संबंध लेन देन का नहीं, बल्कि दोनों देश कई समानताओं और साझा लक्ष्यों के साथ प्राकृतिक भागीदार है। द्विपक्षीय रक्षा बैठक के बाद भारत और यूके के बीच 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें एक द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय कैडेट विनिमयन कार्यक्रम के संचालन पर और एक समझौता ज्ञापन, और दूसरा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और यूके की रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला अनुसंधान और विकास में रक्षा सहयोग शामिल रहा। इससे पहले रक्षा मंत्री ने टेविस्टॉक स्क्वायर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके अपने लंदन कार्यक्रम की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने 1888 से 1891 तक कानून की पढ़ाई वहीं पर की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हॉर्स गार्ड परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उनका यह आधिकारिक लंदन दौरा 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक चलेगा। और अगली खबर राजनीति से जुड़ी हुई। विपक्षी इंडिया गठबंधन में इन दिनों बैठकों का दौर जारी है, लेकिन कोशिश है कि जल्द ही लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर सहमति बन जाए। तमाम विरोधाभास के बीच सहमति बनाना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दबाव बनाने के लिए ये आपसी दल बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। इस बीच भाजपा ने विपक्षी कवायद पर फिर से तंज कसा है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष अपनी रणनीति को धार देने में जुटा है। इसी क्रम में महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन ने सीट बंटवारे को लेकर संभावित फॉर्मूला तय कर लिया है। इंडी गठबंधन के 4 दल महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान मैदान में उतरने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को काउंटर करने के लिए कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बराबर स्थान देना चाहती है। वहीं अजीत पवार के अलग होने के बाद एनसीपी के पास ज्यादा नेता ही नहीं बचे हैं, इसलिए एनसीपी को कम सीटों पर समझौता करने के लिए मनाया जा सकता है। तो वहीं प्रकाश अंबेडकर की पार्टी बहुजन वंचित अघाड़ी को कुछ सीटें दी जा सकती हैं। हालांकि भाजपा का मानना है कि महाअघाड़ी गठबंधन के नेता एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। ये एनडीए में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, इसका कुछ टूटेगा नहीं और इसमें कुछ तकलीफ होगी नहीं। हमारे तीनों लीडर, मतलब देवेंद्र जी हो, हम एकनाथ शिंदे जी हो या अजीत दादा हो, सभी के सभी एक दूसरे से बात करके सीट शेयरिंग हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से, सेंट्रल लीडरशिप से बात करके लेने वाले हैं। एमबीए ये टूटी हुई दुकान है, एक दूसरे के ऊपर उनको विश्वास नहीं है, इसलिए तो इस तरफ मिलिंद देवरा कुछ बोल रहे हैं, उधर वो संजय राजाराम राउत अपना सीट डिक्लेयर करते हुए अकोला का सीट डिक्लेयर कर दिया, साउथ मुंबई का सीट डिक्लेयर कर दिया। अरे जो सीट के ऊपर सालों साल ये देवरा फैमिली का अधिकार है, आप लोग अगर नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं होता तो उनका अरविंद सावंत का डिपॉजिट जब्त हो जाता, उस सीट के ऊपर अधिकार कैसे रख सकते हैं? मुझे लगता है बहुत मैच्योर्ड लीडर्स है ये लोग, बहुत प्रगल्भ है और जानते कि हमने ये प्रयोग यहाँ कर दिया है, सरकार चलाई है तीनों मिलकर, तो सब तीनों भी जानते कि एक दूसरे की ताकत क्या है, महाराष्ट्र में कैसे जाना है और बराबर वो वहाँ सबसे पहले अगर गठबंधन का होगा तो इंडिया का महाराष्ट्र में होगा। तो महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, स्मूथली होगा और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जो बदलाव है वो बदलाव के असर जो है वो महाविकास आघाड़ी को ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और महाविकास आघाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
भाजपा शुरू से ही इंडी गठबंधन को स्वार्थों का गठबंधन बताती रही है, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीट शेयरिंग अपने अपने क्षेत्र में की जा रही है और इसे जल्दी से जल्दी निपटा लिया जाएगा। ये स्वार्थों का गठबंधन है। मैं बार बार कहता हूं, तो जब गठबंधन नीतियों के आधार पर नहीं हो तो कांग्रेस का खिलाफ कौन किया आज तक, और आज कौन कर रहा है इंडी गठबंधन में? उत्तर प्रदेश में समाजवादी, बिहार में जदयू, जहां पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल, बंगाल में ममता बनर्जी। तो ये आपसी स्वार्थों का फूट है। कोशिश कर रहे हैं सब मिलके काम करें और जो इंडिया अलायंस की जो एकता है वो बरकरार रखे और सभी नेता एक वॉइस में बात करें और एक दूसरों के खिलाफ बात करने में कोई फायदा नहीं है। तो मेरा यही सबसे विनती है, जैसा हम एकजुट होकर काम करते आए हैं, आइंदा भी काम करना जरूरी है और वो काम कर रहे हैं। इधर यूपी में इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर तकरार बरकरार है। कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में लाने पर अड़ी है तो सपा इसके विरोध में है। कुल मिलाकर दोनों ही दल एक दूसरे पर दबाव बनाने की रणनीति पर चल रहे हैं। ऐसे में एक आम सहमति बनाना इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। नई दिल्ली से देवेंद्र सिंह रावत, डीडी न्यूज। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया? अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन, उठेगा तो सरप्राइज देंगे। हाँ? अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सरप्राइज समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। और ब्रेक के बाद अब आपको लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या धाम। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां अयोध्या में तेज हो गई हैं।
रामनगरी दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आ रही है। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सुरक्षा व्यवस्था की भी कड़ी व्यवस्था की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या का दौरा किया और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। इस बीच उन्होंने 22 जनवरी को लेकर कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। 22 जनवरी को प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दिन को प्रदेश में राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाएगा और 22 जनवरी को प्रदेश में मदिरा आदि की दुकानें भी बंद रहेंगी। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर भव्य और दर्शनीय है। दुनिया भर के लोग इसे निहारने के लिए व्याकुल हैं। सभी राम भक्तों को इंतजार है उस दिन का जब वो आसानी से प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। हालांकि 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां अंतिम दौर में है। गर्भगृह से लेकर भूतल तक सभी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। इस बीच मंगलवार को अयोध्या दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम लला और हनुमान गढ़ी के दर्शन पूजन के उपरांत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मकर संक्रांति के बाद प्रारंभ हो रहे प्राण प्रतिष्ठा के वैदिक अनुष्ठानों की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने समारोह की सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सभी आवश्यक सहयोग के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से आम जनमानस के भावनात्मक जुड़ाव को देखते हुए 22 जनवरी को प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए गए। इस विशिष्ट अवसर पर राष्ट्रीय उत्सव की संज्ञा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को प्रदेश में मदिरा आदि की दुकानें बंद रखी जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आ रहे गणमान्य जनों को अयोध्या में बेहतर आतिथ्य प्राप्त होना चाहिए। हर एक वीवीआईपी के विश्राम स्थल का चयन पूर्व में ही कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अयोध्या में टेंट सिटी की संख्या और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। कुंभ की तर्ज पर अयोध्या में 25 से 50 एकड़ में एक भव्य टेंट सिटी तैयार कराएं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा है कि 22 जनवरी के उपरांत अयोध्या में दुनिया भर से राम भक्तों का आगमन होगा। उनकी सुविधा के लिए पूरे नगर में विभिन्न भाषाओं में साइनेज लगाए जाएं। वहीं धर्मपथ, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ, रामपथ जैसे प्रमुख मार्गों अथवा गलियों में धूल ना उड़े, गंदगी ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अयोध्या प्रतिबंधित पॉलिथीन मुक्त नगर हो। 14 जनवरी से नगर में स्वच्छता विषयक विशेष अभियान चलाएं। नगर में कहीं भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 22 जनवरी को सायंकाल हर देव मंदिर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। हर सनातन आस्थावान अपने घरों, प्रतिष्ठानों में राम ज्योति प्रज्वलित कर रामलला का स्वागत करेगा। सभी सरकारी भवनों की साज सज्जा कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी टेंट सिटी में 10-10 बेडों के स्वास्थ्य केंद्र तैयार किए जाएं और यहां एम्बुलेंस की तैनाती हो। वहीं टेंट सिटी में साफ सफाई का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। यहां ठहरने वालों को गर्म पानी मिले और टेंट सिटी में खाद्यान्न की उपलब्धता बनी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर से अयोध्या मार्ग को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में तैयार रखा जाए। इन मार्गों को रामायण रामचरितमानस के श्लोकों, चौपाइयों, दोहों से आकर्षक बनाया जाए। इसके अलावा 22 जनवरी के समारोह के लिए पार्किंग और यातायात प्रबंधन की बेहतर कार्य योजना बनाई जाए। अयोध्या को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों पर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था हो। श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए इलेक्ट्रिक बसों की पर्याप्त उपलब्धता हो। योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि अयोध्या नगर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण हो। इसके लिए मोबाइल वैन, एलईडी स्क्रीन आदि की व्यवस्था हो। सुरक्षा को अहम बताते हुए उन्होंने निर्देश दिया है कि अयोध्या धाम में बड़ी संख्या में बाहरी लोग भी निवास कर रहे हैं। ऐसे लोगों का सत्यापन करते हुए नगर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और आवश्यकता अनुसार पुलिस पिकेट बढ़ाए जाएं। इसके अतिरिक्त अयोध्या धाम आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों को नव्य दिव्य भव्य अयोध्या की महिमा से परिचय कराने प्रशिक्षित टूरिस्ट गाइड तैयार करें। इसमें स्थानीयता को वरीयता देने की बात कही गई है। गौरतलब है कि भगवान रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। रामलला के भव्य स्वागत के लिए अयोध्या नगरी सज गई है। इस बीच दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं का अयोध्या पहुंचना जारी है।
बनारस का पान और बनारस के लंगड़ा आम के बाद अब अयोध्या के हनुमानगढ़ी का लड्डू पूरी दुनिया के लिए एक बौद्धिक संपदा के रूप में स्थापित होने जा रहा है। जी हां, हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध बेसन लड्डू को अब जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी जीआई टैग का तमगा जल्द ही हासिल होने जा रहा है। अयोध्या के वर्तमान महाराजाधिराज श्री हनुमानगढ़ी के हनुमान जी का सबसे पसंदीदा प्रसाद हनुमानगढ़ी लड्डू के जीआई पंजीकरण कराने का अवसर इस ऐतिहासिक माह में प्राप्त हुआ जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है। भगवान श्री राम लला के दिव्य और नव्य मंदिर से केवल 100 मीटर की दूरी पर रामकोट की ऊंचाई पर बसे हनुमानगढ़ी का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की श्री राम लला और उनके भक्त हनुमान के प्रति अटूट भक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। लाखों की संख्या में भगवान हनुमान के भक्त आते हैं और उन्हें अर्पित करते हैं यहाँ का प्रसिद्ध बेसन का लड्डू। हनुमानगढ़ी का यही प्रसिद्ध लड्डू अब पूरी दुनिया में अपनी नई पहचान बनाने जा रहा है अपने नए नवेले जीआई टैग के साथ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सिडबी के वित्तीय सहयोग और तकनीकी रूप से तैयार हुआ है जीआई आवेदन। अयोध्या हनुमानगढ़ी लड्डू के जीआई आवेदन के दस्तावेज को ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन ने तैयार किया है। इसके अलावा हलवाई कल्याण समिति अयोध्या ने आवेदक के रूप में पूरी तैयारी के साथ जीआई रजिस्ट्री चेन्नई को भेजा है। वहीं आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है, जिसकी आवेदन संख्या 1168 में हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू दर्ज हुई है। जीआई टैग मिलने से यह लड्डू अब भारत की बौद्धिक संपदा में शामिल होगा। यहाँ के लड्डुओं के बारे में पता चला है कि बहुत ही प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी के लड्डू हैं और इनका स्वाद बहुत बढ़िया है, देसी घी के लड्डू। जो लड्डू है प्रसाद के हनुमानगढ़ी के बहुत ही स्वादिष्ट और एक यहाँ का टेस्ट लड्डू का थोड़ा एक अनोखा टेस्ट है बिरला, ऐसा नहीं कि हर जगह मिलेंगे। लोगों से जानकारी मिली कि ये लड्डू स्वादिष्ट हैं और हनुमान जी को एज अ प्रसाद के रूप में चढ़ाना है, तो हमने यहाँ से परचेज किया है और आगे मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। लड्डू यहाँ पे हनुमान जी को बहुत पसंद है। हनुमान जी को यहाँ बेसन लड्डू का भोग लगता है और देसी घी का लड्डू हनुमान जी को भोग लगाया जाता है। हम लोग यहाँ पे कई पीढ़ियों से दुकान कर रहे हैं। खुरचन पेड़ा बेस्ट है क्योंकि अभी वो ज़्यादातर खुरचन पेड़ा ही चल रहा है। अयोध्या में पॉपुलर चीज़ है खुरचन पेड़ा। तो अब लड्डू के बाद अब उसको भी टैग मिलना चाहिए जीआई वाला। मिलेगा क्यों नहीं, पर ट्रेंड में अभी भी तो है। इस लड्डू की गुणवत्ता, प्रचार प्रसार, पैकेजिंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजने के लिए स्थानीय उत्पादकों को लाभ पहुंचाने में सरकार मदद करेगी। पौराणिक मान्यता माने तो हनुमानगढ़ी के इस वक्त मैं आगे खड़ा हूँ। हनुमान जी को जब बचपन में भूख लगी तो सूर्य भगवान को वो फल समझ करके आकाश में उड़े और उन्होंने सूर्य भगवान को ही अपने मुख में रख लिया। लेकिन हनुमानगढ़ी की बात करें तो यहाँ पर हनुमान जी को प्रिय है लड्डू, जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेटर का टैग यानी जीआई टैग जिसे कहते हैं मिल चुका है। तो जिस तरह मैसूर का मैसूर पाक काफ़ी फेमस है, हनुमानगढ़ी के देसी घी वाले बेसन के लड्डू अब बौद्धिक संपदा के हिसाब से भी पूरे विश्व में बहुत ही मशहूर होने जा रहे हैं। कैमरामैन उमाकांत शर्मा के साथ अजय मिश्र, हनुमानगढ़ी, श्री अयोध्या धाम। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है?
दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। जनजातीय गौरव दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की PM आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन की शुरुआत। 24,104 करोड़ रुपए से 28 लाख आदिवासियों को अब मिलेगा अनेक सरकारी योजनाओं के लाभ के साथ साथ अपने सपनों का पक्का घर, पक्की सड़क, बिजली, नल से जल और आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद अब बात मौसम के मिजाज की। इन दिनों समूचा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड में गिरफ्त में नजर आ रहा है। जहां पहाड़ी राज्यों में माइनस में पारा दर्ज किया जा रहा है, तो मैदानी राज्यों में कोहरे और शीतलहर ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया हुआ है। उधर बात तमिलनाडु की करें तो इन दिनों तमिलनाडु में ज़बरदस्त बारिश हो रही, जिसकी वजह से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। देश के ये 4 नज़ारे देश के मौसम के मिजाज को बयां कर रहे हैं। जहां उत्तरी इलाके इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में हैं, तो वहीं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में तेज बारिश हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है। दूर दूर तक फैला घना कोहरा राह को कठिन बना रहा है। घने कोहरे की मार से देश भर में ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। सुबह के समय विजिबिलिटी ना के बराबर है। कोहरे के कारण लोगों को यात्रा करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। ठंड है सर, जो है अब की ठंडी बहुत ज़्यादा है, जो है सर काम करने में बहुत दिक्कत आ रही सर, जो है बहुत फर्क पड़ गया। मतलब सारा दिन में 150-200 रुपये ही कमाई हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा। और सवारी जो है हमारी जो है मतलब कि इसमें जो है बैठते नहीं है रिक्शे में। यहाँ पे मैं 3-4 दिन हो गया आके। कश्मीर बहुत अच्छी है और बहुत प्यारी जगह है, और सुबह सुबह यहाँ पे माइनस में डिग्री जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो जो भी आ रहे हैं यहाँ पे घूमने के लिए तो गर्म कपड़े अपने साथ लाए। कहीं कहीं लोग अपना अलावा भी जलाए, कहीं कहीं सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से है, जो कि उसका लाभ ले रहे हैं। और 2-3 दिन से गत दिनों से ज़्यादा ठंडी बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के लाहौल स्पीति के सिस्सू में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। तापमान गिरने के बाद झील जम गई, जो देखने में काफी आकर्षक लग रहा है। उधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तापमान में गिरावट के बाद शहर में शीतलहर जारी है। उधर तमिलनाडु के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। राज्य के डिंडीगुल और थूथुकुडी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव हो गया, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी बारिश का समाचार है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आज दिल्ली में NCC के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कैडेट्स को संबोधित भी किया। उन्होंने कैडेट्स से देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने की अपील की। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने मंगलवार को दिल्ली कैंट में चल रहे NCC के गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। यहां उन्हें NCC कैडेटों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और वायुसेना प्रमुख ने गार्ड का निरीक्षण किया। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कैडेटों को संबोधित करते हुए प्रसन्नता जाहिर की कि कई पूर्व NCC कैडेट सरकार और सशस्त्र बलों में उच्च पदों पर हैं। उन्होंने कैडेटों को सशस्त्र बलों के अलावा विभिन्न व्यवसायों में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। The armed forces are not the only domain where you can serve the nation. No matter what the field you choose, I'm of the firm opinion that each one of you holds the potential to take on leadership role in the years ahead, courtesy your NCC background. आर्मी चीफ के समक्ष सिंधिया स्कूल ग्वालियर के कैडेटों ने बैंड की धुनों से एक अलग ही छाप छोड़ी।
गौरतलब है कि एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर की शुरुआत उपराष्ट्रपति के उद्घाटन के साथ हुई थी, जिसके बाद भारतीय सेना के तीनों प्रमुख अभी तक इस शिविर का दौरा कर चुके हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कैडेटों के बेहतर प्रदर्शन की तारीफ भी की। सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और राष्ट्र निर्माण में एनसीसी की अहम भूमिका भी बताई। कैमरामैन विक्की राजपूत के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस बार कुल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई कोच और संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने देश में खेल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। इस बार के खेल अवार्ड्स में पैरा तीरंदाज शीतल देवी आकर्षण का केंद्र रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में साल 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार समारोह में सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए। ये पुरस्कार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य के साथ साथ खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षकों को दिया जाता है। इस बार नियमित श्रेणी में 5 और आजीवन श्रेणी में 3 प्रशिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। कुश्ती से ललित कुमार, शतरंज से आरबी रमेश, पैरा एथलेटिक्स में महावीर प्रसाद सैनी, हॉकी से शिवेंद्र सिंह और मलखम्ब कोच गणेश प्रभाकर देवरुख को नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। वहीं आजीवन श्रेणी में गोल्फ से जसकीरत सिंह ग्रेवाल, कबड्डी से भास्करन और टेबल टेनिस से जयंत कुमार पूशीलाल को ये पुरस्कार मिला। वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शमी सहित 26 खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शमी विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। पैरा एशियाई खेलों की चैंपियन तीरंदाज शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 16 साल की शीतल ने चीन के हांगझोउ में एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण समेत 3 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। तीरंदाजी में ओजस प्रवीण देवताले और अदिति गोपीचंद स्वामी को तीरंदाजी अर्जुन पुरस्कार दिया गया। साल 2023 में इन दोनों तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई थी। एथलेटिक्स में एम श्रीशंकर और पारुल चौधरी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। पारुल ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और रजत पदक अपने नाम किया था। शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैशाली ने पिछले साल भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनने में सफलता पाई थी। वो ग्रैंड मास्टर्स बनने वाली तीसरी भारतीय महिला हैं। जीवन भर खेलों को बढ़ावा देने के लिए 3 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बैडमिंटन में विशेष योगदान के लिए मंजूषा कंवर को, हॉकी में शानदार काम के लिए विनीत कुमार शर्मा को और कबड्डी में विशेष योगदान के लिए कविता सेल्वराज को ये पुरस्कार मिला। अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए विजेता विश्वविद्यालय की मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी गई। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब को प्रथम उपविजेता विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र द्वितीय उपविजेता विश्वविद्यालय का पुरस्कार मिला। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो न्यूज नाइन में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, राज्य के मंत्री और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुवाहाटी में ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में 8 पूर्वोत्तर राज्य और पूर्वी क्षेत्र के 4 राज्य शामिल हो रहे हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने दिल्ली में लिंग आधारित हिंसा के समाधान में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यशाला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में 4 दिवसीय राष्ट्रीय कला उत्सव 2023 का शुभारंभ किया। इस मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और शिक्षा मंत्रालय के सचिव संजय कुमार मौजूद रहे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों के 398 नियुक्तियों के प्रमाण पत्र बांटे। उपराज्यपाल ने कहा कि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास तो कई करते हैं, लेकिन मौका कुछ लोगों को ही प्राप्त होता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में रेल निर्माण के लिए नई नियम पुस्तिका जारी की। गीता के 18 अध्याय की तरह रेल मंत्रालय भी 18 अध्यायों की नई नियमावली लागू करेगा।
दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जवानों की गणतंत्र दिवस परेड रिहर्सल जारी है। 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए अलग अलग सेनाओं के जवानों ने परेड रिहर्सल की। सीबीआई ने रेलवे भर्ती केंद्र पश्चिमी द्वारा आयोजित सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने से संबंधित एक मामले में सूरत, अमरेली, नवसारी, मुंबई, बक्सर समेत 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें डिजिटल साक्ष्य और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। भूमि उपयोग की शर्तों में कथित रूप से हेरफेर करके जोगेश्वरी में एक होटल के निर्माण के मामले में उद्धव गुट के नेता विधायक रविंद्र वायकर और उनके सहयोगियों से संबंधित 7 स्थानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पद्म भूषण उस्ताद राशिद खान का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उस्ताद राशिद खान का कोलकाता के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था।